रेवोल्यूशन की हमने जो विश्व स्तर पर जो दर्जा हासिल किया है ना सूचना क्रांति करके, उसका एक छोटा सा नमूना है ये। कनेक्शन मिनट में कट जाता है, अपने आप कट जाता है, जबकि मेरे पास दो अच्छे कंपनियों के कनेक्शन है जो प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं। मैं एयरटेल का भी है मेरे पास में और जियो का भी है, और दोनों की हवा निकली हुई है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत हो। क्या है जो मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूं, बीबीसी लंदन की जो टेलीविजन सेवाओं ने 40 साल होने पर बीबीसी लंदन ने एक प्रोग्राम, और प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों से पूछा गया टेलीविजन कैसा लगा, कैसा लगा। तो जानते हैं जनता का जो रेस्पॉन्स था वो क्या था? टेलीविजन वाले लोग जो बीबीसी लंदन के, वो बड़े दुखी के में लगाए और जनता ने हमें धो दिया, क्योंकि जनता को टेलीविजन के प्रोग्राम अच्छे नहीं लगे, जनता समझ नहीं पाई। अभी भी अगर टेलीविजन के बारे में बात करोगे, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि टेलीविजन की रीडिंग के तरीके नहीं होती, इसे हम साहित्य की रीडिंग कहते हैं, करते हैं। टेलीविजन की रीडिंग की पद्धति इसलिए टेलीविजन भी अलग तरीके से देखे जाने चाहिए। टेलीविजन का एरिया वह नहीं है जो टेलीविजन को देखते हैं। साहित्य की जो समाज में भूमिका है वह टेलीविजन की भूमिका नहीं है, बल्कि टेलीविजन की भूमिका साहित्य की भूमिका से एकदम अपोजिट है, सबवर्सिव है। साहित्य के जो काम है, साहित्य का जो लक्ष्य है, साहित्य का जो मकसद है, वह टेलीविजन का मकसद और लक्ष्य नहीं है। इसलिए साहित्य के मानदंडों से और साहित्य के लक्ष्यों से नहीं देखा जाना चाहिए। उसके पठन पाठन मूल्यांकन भाषा बुनियादी तौर पर एकदम अलग है। टेलीविजन में एक खास तरह की एक हर आइटम के साथ में, हर एपिसोड के साथ में उसकी अपनी एक खास भाषा होती है। और वहां जो एंकर, टेलीविजन की भाषा एकदम अलग होती है। वहां जो एंकर बैठा हुआ है वह जिस एपिसोड को प्रस्तुत कर रहा है, पर्टिकुलर न्यूज प्रस्तुत कर रहा है, उसकी एकदम भाषा ठोस और एक खास रुझान को व्यक्त करने वाली होती है। टेलीविजन ये सारे दिन यही भाषा चलेगी ऐसा नहीं है। और किस बात पर जोर रहता है उसमें? ठोस भाषा होती है, उसमें जोर होता है उसकी जो एंकर है उसकी शैली पर, उसकी भावभंगिमा पर, उसके कैमरे के एंगल पर। वो किन चीजों पर जोर देना चाहता है, इन पर। इससे पता चलता है कि टेलीविजन की लैंग्वेज किसे संबोधित कर रही है और क्या संबोधित कर रही है। साहित्य में एक स्थिर नैरेटिव होता है और एक स्थिर भाषा होती है, और वहां कार्य होता है जिसके आधार पर हम चीजों को पहचानते हैं।
साहित्य में चीजें बहुत जल्दी नहीं बदलती, टेलीविजन में तो एकदम बहुत तेज गति से चीजें घटती हैं और बदलती हैं। जरूरी नहीं है अभी आपने जो कार्यक्रम देखा हो वो कार्यक्रम और उसकी संगति में अगला कार्यक्रम आए ही, जरूरी नहीं है। टेलीविजन में कोई चीज टिकाऊ नहीं होती, सब चीज एकदम चलताऊ होती है। मसलन अगर कोई रवीश कुमार प्रोग्राम पेश कर रहा है तो आप उसे, अभी तो खैर सुविधा है इंटरनेट की कि आप इंटरनेट में जब वो लोड हो जाता है तो वो प्रोग्राम पलट के चेक कर सकते हैं। लेकिन जिस समय रवीश कुमार बोल रहा है तो वो बोलते हुए जब आगे चला जाता है तो आप पलट के पीछे नहीं जा सकते। लेकिन किताब पढ़ते समय तो आप पन्ना पलट के पीछे देख ही सकते हैं कि फला पेज पर क्या लिखा था, कुछ पहले क्या कहा गया था। टेलीविजन में ये तहकीकात करने की संभावना नहीं होती, वहां चीजें लगातार धीरे 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 आगे की ओर जाती हैं, आप पलट के चेक नहीं कर सकते उसे। इसलिए टेलीविजन को देखने की जो कला है और साहित्य को पढ़ने की कला, ये दोनों अलग अलग है, इनके मानदंड अलग अलग है, इनके तरीके अलग अलग हैं। टेलीविजन में कोई चीज स्थिर नहीं है और वहां हर चीज, आज के दौर में जब आप डिजिटल में शामिल हो गए तो आज के दौर में हर चीज स्पीड में है। तो इसमें भाषा भी अलग होगी, उसकी प्रस्तुति भी अलग होगी, वो प्रस्तुति वैसी नहीं होगी जैसी कि यहां होती है। हाँ, एक चीज और, टेलीविजन के जो कार्यक्रम होते हैं, अगर हम ये समझते हैं कि उनमें कोई मेहनत नहीं होती, ये गलतफहमी हमने। एक एक कार्यक्रम में बड़ी मेहनत होती है, उसे भी मेहनत करनी पड़ती है। जिसे मोदी का प्रचार करना है, जो लोग एंकर चीख चीख के बोलते हैं उन्हें भी मेहनत करनी होती है। वो बिना मेहनत के वो प्रोग्राम वो भी तैयार नहीं होते। बेहतर तरीका क्या है? टेलीविजन का मूल्यांकन कौन करेगा? टेलीविजन अच्छा है या बुरा है ये कौन देखेगा? कौन बताएगा इसे? टेलीविजन वाले नहीं बताएंगे। टेलीविजन वालों की राय इसमें बेमानी है क्योंकि वे उसके खिलाड़ी हैं। टेलीविजन कैसा है, टेलीविजन को क्या करना चाहिए, इसके लिए आलोचक टेलीविजन के बाहर होने चाहिए। जो डेली एनडीटीवी के शो में जाएंगे, जो डेली जी न्यूज के शो में जाएंगे, वे टेलीविजन में इन दोनों चैनलों का मूल्यांकन जब करेंगे तो वहां सब्जेक्टिविटी होगी, वे देख ही नहीं सकते। टेलीविजन पर बात करने के लिए टेलीविजन के सिस्टम से पलायन बेहद जरूरी है। जैसे साहित्य पर बात करने के लिए साहित्य से पलायन जरूरी है, साहित्य से दूरी जरूरी है। तो टीवी पर बात करते समय टीवी का आउटसाइडर होना बहुत जरूरी है। बिना आउटसाइडर हुए आप टीवी पर बात नहीं कर सकते। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बीजी वर्गीस को देखा था? बताइए तो आप। जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर, कभी किसी ने टेलीविजन पर देखा? बीजी वर्गीज मैकब्राइट कमीशन तक थे भारत की तरफ से। बीजी वर्गीज ने बाकायदा एक बेहतरीन रिपोर्ट, जिसके आधार पर यह ऑटोनॉमी हुई है, जो प्रसार भारती बना है। पीसी जोशी, जो कि समाजशास्त्री थे, सोशोलॉजिस्ट थे, उनकी रिपोर्ट, फेमस रिपोर्ट है टेलीविजन के बारे में। वो टेलीविजन कभी नहीं गए। बहुत रेयर प्रोग्राम होंगे उनके जो होंगे कहीं टेलीविजन में। जॉन फिस्क ने इस बात को रेखांकित किया कि टेलीविजन के मूल्यांकन के लिए टेलीविजन का आउटसाइडर होना बेहद जरूरी है। बिना इसके आप टेलीविजन को नहीं देख सकते। हितेन पटेल ने हितेन पटेल की आपत्ति है कि रेमंड विलियम्स उतने रिलेवेंट नहीं है। रेमंड विलियम्स सबसे ज्यादा रिलेवेंट है क्योंकि वे टीवी के आउटसाइडर हैं।
पीसी जोशी रिलेवेंट है क्योंकि वे आउटसाइडर हैं। जॉन फिस्क रिलेवेंट है क्योंकि वे आउटसाइडर हैं। जॉन स्टुअर्ट हॉल, एस हॉल रिलेवेंट है क्योंकि वे आउटसाइडर हैं। मैं एक नहीं दर्जनों के लोगों के नाम बता सकता हूं। हम लोगों की आदत है कि हम जानना चाहते हैं कि टेलीविजन पर वो आदमी आया कि नहीं आया। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको, इससे टेलीविजन की ताकत का और उसके जो ड्रॉबैक है उसको समझने में मदद मिलेगी। हार्वर्ड शिलर बहुत बड़े विद्वान थे और मीडिया के बहुत बड़े आलोचक थे दुनिया के, और अमेरिका की एक बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर थे। विश्व के गिने चुने लोगों में जो कि पॉलिसी मेकिंग में जिनका बहुत बड़ा दखल था। हार्वर्ड शिलर एमए के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे अपने यूनिवर्सिटी में। तो एमए के विद्यार्थियों से उन्होंने पूछा कि आप में से किसी ने पीटर सेगल का नाम सुना है? तो विद्यार्थियों ने कहा कि हमने तो नहीं सुना। वो मीडिया पढ़ा रहे थे क्लास में। आज अगर किसी विद्यार्थी से जो टेलीविजन देखता है आप उससे पूछे कि क्या आपने केदारनाथ अग्रवाल का नाम सुना है, क्या आपने त्रिलोचन का नाम सुना है, क्या आप नागार्जुन के बारे में जानते हैं, तो वो तत्काल कहेगा नहीं हम तो नहीं जानते, हमने तो नहीं सुना है। हार्वर्ड शिलर के सामने भी ठीक यही चीज आई। उन्होंने जिस व्यक्ति का नाम लिया वो व्यक्ति अमेरिका का टॉप लोक गायक, अमेरिका के गांव गांव में उसके गीत ग्रामीण जनता गाती है। लेकिन जो टेलीविजन देख के बड़ा हुआ नौजवान, वो नौजवान उसका नाम नहीं जानता क्योंकि के टेलीविजन पर कभी भी किसी भी शो में बुलाया नहीं गया। वो किस चीज को देख के बड़ा हुआ है? वो टेलीविजन देख के बड़ा हुआ है। टेलीविजन में जो आया वो है प्रामाणिक है, टेलीविजन में जो नहीं आया वो अप्रामाणिक है, उसका वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यह टेलीविजन का ड्रॉबैक है कि पर्दे पर जो दिखाई दिया वो तो है और जो नहीं आता है उसका अस्तित्व नहीं है। जॉन फिस्क ने और दूसरे लोगों ने इसी बात पर बार बार जोर दिया। जितने भी मीडिया आलोचक रहे हैं, सिद्धांतकार रहे हैं, उन्होंने बार बार इसी चीज पर जोर दिया है कि मीडिया की आलोचना के लिए और खासतौर पर टेलीविजन की आलोचना के लिए टीवी का आउटसाइडर होना बेहद जरूरी है। जो आउटसाइडर होगा वही टीवी को बेहतर ढंग से बता सकता है और देख सकता है। हम लोगों की आदत नहीं है। आउटसाइडर का मतलब समझते हैं हमारे यहां किसका मतलब है कि इसे तो कर दिया नहीं। जिन लोगों ने बेहतरीन काम किया है मीडिया पर, मैं चाहता हूं, और ये हितेन पटेल से साफ तौर पर खास तौर पर चाहता हूं, मैं जाके इंटरनेट पर खोज करेंगे नोम चॉम्स्की के कितने इंटरव्यू टेलीविजन ने लिए। जब मैं सुधा सिंह के साथ था तो उस किताब लिखते समय मुझे जान के पहली बार आश्चर्य हुआ कि नोम चॉम्स्की जिस इंस्टीट्यूट में करते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट, उस मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट के भी बड़े बड़े प्रोफेसर उनका नाम नहीं जानते। ये बात और किसी प्रोफेसर ने एक इंटरव्यू में कही। नोम चॉम्स्की की किसी भी पुस्तक का अमेरिका के किसी भी बड़े मीडिया ने छापा। नोम चॉम्स्की जब कोई बयान देते हैं तो वो बयान अमेरिका में अगर बहुत क्राइसिस पीरियड में, तो अमेरिका में अगर अखबार में छपेगा भी तो कहीं छोटी सी खबर, और वही बयान फ्रांस के अखबार के फ्रंट पेज पर पहली हेडलाइन में छपेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने जो कल्चर कल्टीवेट किया वो टेलीविजन की कल्चर है कि टेलीविजन ही सिकंदर, और जो सिकंदर नहीं है
तो टेलीविजन में कभी आए ही नहीं। सारी दुनिया में जनप्रिय चॉम्स्की। लेकिन अमेरिकी मीडिया ने कभी कवरेज नहीं दिया उसे। अमेरिकी मीडिया का सबसे बेहतरीन क्रिटिसिज्म चॉम्स्की ने लिखा मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट नाम की पुस्तक के जरिए। और रही बात रिचुअल और हैबिट्स और आदत की, रिचुअल हैबिट्स आदत के निर्माण में टेलीविजन की केंद्रीय भूमिका है। ये मार्केटिंग रिसर्च सिद्ध करती है, ये तमाम सोशियोलॉजिकल अध्ययन सिद्ध करते हैं। सवाल प्रूव करने का नहीं है, वो तो एग्जिस्ट करता है। सवाल देखने का है कि हम देखें। हमारी आदत नहीं है, हमारे पूर्वाग्रह बने हुए हैं दिमाग में। मैं बहुत ही विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं, विश्व में सारे लोगों में जितने लोगों ने मीडिया पर काम किया उनमें सबसे बेहतरीन काम मार्क्सवादियों ने किया है। चाहे जर्मनी, चाहे ब्रिटेन के बकिंगम यूनिवर्सिटी के लोग या ओपन यूनिवर्सिटी के लोग रहे हो, या अमेरिका में तमाम किस्म के इंटेलेक्चुअल्स रहे हो, मार्क्सवादियों के लिए मीडिया कभी भी अनटचेबल नहीं रहा, बल्कि उनके अध्ययन का बहुत प्रिय क्षेत्र रहा है। वो मीडिया पढ़ना और पढ़ाना ये कोई किसी के निचले दर्जे का काम नहीं है। पॉपुलर साहित्य पर लिखना, पॉपुलर कल्चर पर लिखना, पॉपुलर कल्चर के प्रोडक्ट पर लिखना, यह कोई एक खराब काम नहीं है। अनेक चीजों में अभी भी फ्रैंकफर्ट स्कूल के लोगों ने जो टेलीविजन पर काम किया है, जो रेडियो पर काम किया है, उसकी सीमा रेखा को अभी भी अतिक्रमित नहीं कर पाया टेलीविजन का अध्ययन। और किस दौर में काम किया ये? जब जर्मनी में सबसे ज्यादा हमले हो रहे थे, जब जर्मनी से और अमेरिका में और दूसरी जगह शरण ले रहे थे, जर्मनी में रह के भी काम किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि वे लोग हैं जो कि हमेशा आउटसाइडर रहे हैं, इनसाइडर नहीं थे। तो मीडिया पर बात करते समय, टीवी पर बात करते समय है, साहित्य पर बात करते समय आउटसाइडर होना बहुत बेहद जरूरी है। मुक्तिबोध कैसे थे? के लिए साहित्य से पलायन बेहद जरूरी है। अब एक अन्य पहलू को लें हम लोग। ये जो के कार्यक्रम की जिज्ञासा, एक लक्ष्य तो वह है जिसे हम लोग सब जानते हैं, मुनाफा कमाना। बिना उसके तो वो टेलीविजन चैनल चलता ही नहीं, तो विज्ञापन तो उसे चाहिए। लेकिन दूसरा एक लक्ष्य और भी है उसका, और वो यहां पर भी है, वो अमेरिका में भी है, वो रूस में भी है, सब जगह है। आपको यहां पे भी गोदी मीडिया मिलता है, आपको रूस में भी गोदी मीडिया है, और अमेरिका में बड़ी संख्या। उदाहरण दे रहा हूं मैं। विकीलीक के फाउंडर जूलियस असांचे ने, जब तक विकीलीक के केविल अफगानिस्तान और इराक को लेकर जो 3.5 लाख से अधिक केविल विकीलीक की वेबसाइट पर डिस्क्लोज नहीं किए थे, उसके पहले आप अमेरिका के मीडिया को उठाइए और वहां के कवरेज को उठाइए, अफगानिस्तान और इराक के कवरेज को।
जो ब्रिटेन का जो महान लोकतांत्रिक मीडिया, उसके कवरेज को उठाइए। सारा का सारा मीडिया एक सिरे से नाटो सेनाओं के अपराधों पर पर्दा डालने के लिए अपनी कलम तोड़ दी उसने। ब्रिटेन और अमेरिका के मीडिया ने लगातार वही चीज छापी और लिखी जो सेना ने ब्रीफिंग दी। सारी दुनिया नहीं जानती थी कि अमेरिका किस तरह के जुल्म इराक में कर रहा है। किसी को नहीं मालूम था कि अफगानिस्तान में कितनी तबाही और किस स्केल की तबाही मची है और अमेरिका किस तरह से अपराध में शामिल है। लेकिन जब विकीलीक्स की इराक और अफगानिस्तान संबंधी केबल डिस्क्लोज हुई, वो करीब 3.5 लाख से अधिक केबल थी, तो एकदम धमाका हुआ। सारी दुनिया को पता चला कि अमेरिका किस तरह के नरसंहार में जुटा हुआ है वहां, और कैसे उसने पूरे के पूरे इराक को और अफगानिस्तान को तबाह किया है। फल, जूलियस असांचे अंदर है, अपनी मौत से लड़ रहे हैं। अभी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। और व्यक्ति की आजादी के लिए, जनता के हितों की रक्षा के लिए अपने देश की सरकार के खिलाफ जूलियस असांचे लड़ गया। उसने अमेरिका की चूल्हे हिला दी। राष्ट्रपति ओबामा के नींद हराम करके छोड़ दी उसने। राष्ट्रपति ओबामा कोशिश करके भी उसे नहीं पकड़ पाए। इसे कहते हैं देशभक्ति। जान पे खेल गया वो। क्योंकि सरकार दमन कर रही है, सरकार बमबारी कर रही है, और मैं वहां का नागरिक हूं, मैं नहीं बोलूंगा। यही तो मीडिया की रही है आदत। हमने जो एक पदबंध पढ़ा था ना, एम्बेडेड जर्नलिज्म, इराक के संदर्भ में वो खासतौर पर पदबंध निकल के आया था। क्या था एम्बेडेड जर्नलिज्म? वो गोदी मीडिया था जो सेना की गोदी में बैठा हुआ था। जूलियस असांचे ने लीक से हटके, जूलियस असांचे मीडिया का आदमी था ही नहीं, वो आउटसाइडर था मीडिया का, लेकिन उसने मीडिया को भी एक्सपोज कर दिया और उसने सरकार को भी एक्सपोज कर दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टीवी की आलोचना के लिए टीवी का आउटसाइडर होना बेहद जरूरी है। अगर आलोचक आउटसाइडर नहीं है तो वो टीवी का अच्छा आलोचक नहीं बन सकता। तो अभी जो हमारे बीच में कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में एक बड़ा हिस्सा सरकार के पक्ष में ओपिनियन बनाने, दलीय हितों के बारे में प्रचार करने, या जो सरकारी दल है उसका प्रचार करने में लगा रहता है। और ये एक कॉमन फिनोमेना है जो कि टेलीविजन ने सारी दुनिया में डेवलप किया है। दूसरा फिनोमेना भी है जिसको एनडीटीवी और दूसरे चैनल रिप्रेजेंट करते हैं। वे हर चीज के बारे में अपनी एक क्रिटिकल राय रखते हैं। वे कोई भी खबर पेश करने के साथ साथ वे उसका एक विश्लेषण भी, क्रिटिकल। तो टेलीविजन में एक जैसी चीजें नहीं है, टेलीविजन में अनेक विकल्प हैं। ये डिपेंड करता है जो टेलीविजन का संपादक है उसके ऊपर, कि वो टेलीविजन का संपादक जो है, जो न्यूज का एडिटर है, वो किस तरह का रुझान रखता है और वो किस तरह की रिस्क लेना चाहता है। क्योंकि इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, सिर्फ उसका दृष्टिकोण ही इन्वॉल्व नहीं है, रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो जहां जिसको जो जब मौका मिलता है वो अपने लिख के गुजर देता है, निकल लेता है। जितना समय मिलता है उसमें वो अपना काम कर लेता है। तो इसमें छोटे छोटे स्पेस जहां पत्रकारों को मिलते हैं, वे उन छोटे छोटे स्पेस का डेमोक्रेटिकली इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि टेलीविजन में काम करने वाले लोगों को बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। वो चाहे अर्णव गोस्वामी हो, चाहे दूसरे लोग, उनकी आलोचना करो,
उसकी पेशेवर मजबूरियों को, गलतियों को, उसके दृष्टिकोण की गलतियों को हाईलाइट करो, लेकिन वस्तुगत तरीके से, सब्जेक्टिव तरीके से नहीं। एक अन्य पहलू, और ये आखिरी बात फिलहाल के संदर्भ में, सवाल यह है कि टेलीविजन जब जनहित के या सरकार के हित के जनप्रिय बनाता है तो वो क्या हमें सूचना संपन्न करता है या सूचना विपन्न करता है? अगर वो सूचना संपन्न करता है तो अच्छी है, उसके पास कोई सूचना है, और सूचना विपन्न करता है तो निश्चित तौर पर उसकी भूमिका के बारे में प्रश्न किया जाना चाहिए। इस बात पर भी सवाल उठाए लोगों के बीच में कि जो लोग टेलीविजन देखते हैं वे कैसे लोग हैं। क्योंकि इससे पता चलेगा ना टेलीविजन से क्या रिसीव कर रहे हैं वे। मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं, आप सोचिएगा। हम में से अधिकतर लोगों में यह आदत है कि रेडियो से गाने सुनने की, एफएम से अभी घंटों सुनते हैं गाने। आप जब गाने सुनते हैं तो आपको मालूम है कि इसमें जो म्यूजिक बज रहा है उसमें कौन कौन से वाद्य इस्तेमाल हो रहे हैं? आप बरसों से, लेकिन आपको यह ज्ञान नहीं है, क्योंकि रेडियो सुनने के बाद आप सांस्कृतिक संपन्न नहीं बनते बल्कि सांस्कृतिक विपन्न बनते हैं। आप गाने तो सुनते हैं लेकिन आपको संगीत के बारे में संपन्नता आपके अंदर नहीं आती, संगीत के बारे में आप और ज्यादा विपन्न बनते चले जाते हैं। क्योंकि रेडियो की यह खूबी है कि वह आपको संगीत संपन्न नहीं बनाता। उसी तरह टेलीविजन की यह खूबी है कि वह आपको सूचना संपन्न नहीं बनाता, वह सूचना विपन्न बनाता है। विपन्नता वो दर्शकों में लंबे समय तक एक डिप्रेशन के तौर पर, एक हताशा के तौर पर रहती है कि टीवी से तो कुछ मिला नहीं, नई कोई चीज नहीं पता चली। तो हमें यह सोचना चाहिए कि टीवी जिन कार्यक्रमों को हम लोग देखते हैं वे कार्यक्रम हमें सूचना संपन्न बनाते हैं या सूचना विपन्न बनाते हैं। अगर सूचना संपन्न बनाते हैं, फाइन, उसका मेजरमेंट करेंगे हम, उसे हम देखेंगे। मसलन आप एक बात तो पूछ ही सकते हैं कि पिछले 6 साल में केंद्र सरकार ने किस किस तरह की नीतियां एडॉप्ट की, और उनके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा ही बता दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि जो भोंपू मीडिया है उस की सरकार की सूचनाओं के कार्यक्रमों के बारे में सरकार के अनुयायी जानते हैं कि नहीं जानते। कम से कम जानते हैं। वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, दैट्स ऑल। नो इंफॉर्मेशन, नो आर्गुमेंट। तो सबसे अच्छी चीज कौन सी है ये जानने के लिए कि टीवी सूचना संपन्न बनाता है, विपन्न बनाता है? आप किसी पर्टिकुलर चीज पर जिसको वो सबसे ज्यादा देखते हो, आप सवाल कीजिए। अब जैसे एक बहुत सीरियस समस्या है कि हिंदुस्तान में बड़े पैमाने में बेरोजगारी है, अभी निरुद्योगीकरण हुआ है। क्या इसके बारे में वो सूचना संपन्न है? घर में सब लोग बैठे हैं 10 दिन से, उनके पास जानकारी है? क्या वो जानते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो गई, कितने बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे बंद हो गए? नहीं। संकट की घड़ी में यह मीडिया से सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, सबसे ज्यादा लोगों को फीड करना। व्यवस्था में दौड़ दौड़ के मीडिया की तरफ जाते हैं कि पता करो क्या हो रहा है, उस नहीं कर पा रहा है।
यहां इसकी एक तरह से भूमिका नजर आती है। सूचना देने का काम नहीं करता, बल्कि सूचना छिपाने का और डाइवर्ट करने का काम करता है। जरूरत किस बात की है कि अगर आप नहीं जानते कोई चीज तो आप पूछें, आपस में बात करें। आप चाहे बीजेपी के ही समर्थक हो, आप पूछें, आपस में पूछें, अच्छा कितने लोग बेरोजगार हुए, अच्छा कितने लोग पलायन करके घर की तरफ भागे, अतना अच्छा ये बताओ कि कोरोना के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। आपस में तो बात की जा सकती है, पड़ोसियों से तो बात की जा सकती है, जो अपने दोस्त हैं उनसे तो फोन पर बात की जा सकती है, जो फेसबुक टाइमलाइन है उस पर तो लिखा जा सकता है। नहीं, हम उस पर भी लिखना जरूरी नहीं समझते। वहां पर भी हम कोशिश यह करते हैं कि साइबर सेल ने जो फुटेज भेज दिया है, जो मैसेज भेज दिया, उसी मैसेज को पेस्ट कर दें। ये ढोर की तरह, पशुओं की तरह हाँक के जो दर्शकों को घुमाने की आदत है, दर्शकों को बहलाने की आदत है, इस आदत से लड़ने की जरूरत है। टेलीविजन से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। टेलीविजन को देखे बिना आप रह नहीं सकते, देखना ही होगा, टेलीविजन को समझना ही होगा, टेलीविजन के बारे में बात करनी होगी। बिना बात किए आप टेलीविजन के बारे में, टेलीविजन पर दबाव पैदा नहीं कर सकते। आप देखना बंद कर दीजिए, इसमें टेलीविजन कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप बात करना शुरू कर देंगे आपस में, तो टेलीविजन पर दबाव पड़ेगा। हुआ यह है कि टेलीविजन में टॉक शो देखने के बाद, न्यूज आइटम देखने के बाद हम लोगों ने बातचीत बंद कर दी है। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि ये जो व्यक्ति से व्यक्ति का जो संवाद है, ये जो बहस है जो कि पहले होती थी, ये जो वाद विवाद है जो पहले बहुत होते थे, यह वाद विवाद और ज्यादा हो, तब टेलीविजन के प्रति आपका क्रिटिकल आउटलुक बनेगा। और जब तक आपका क्रिटिकल आउटलुक नहीं बनता, टेलीविजन आपके दबाव में नहीं आएगा। टेलीविजन आपके दबाव कि आप आसपास जो भी लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, जितने भी लोग हैं जिनसे आप मिलते हैं, आप उनसे लगातार बात कीजिए। आप ये मान के चलते हैं कि रवीश कुमार ने कह दिया, अब सारे देश ने सुन लिया और बात खत्म हो गई। नहीं, अगर ऐसा ही होता, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। ट्रैफिक रूल का नियम है कि बाएं चलो, सब जगह लिखा रहता है। अगर ट्रैफिक पुलिस का आदमी उस रूल को इंप्लीमेंट करने के लिए चौराहे पर न हो, तो आपने देखा चौराहे का क्या हाल होता है। चल रहा होता है, कोई बाएं चल रहा होता है, कोई इधर भाग रहा होता है, कोई उधर भाग रहा होता है। ट्रैफिक रूल को इंप्लीमेंट करने के लिए भी एक ट्रैफिक पुलिस की जरूरत है। हम लोग उतने समर्थ नहीं हुए, अभी समझदार नहीं हुए कि सिंबल्स को देख के राइट लेफ्ट सीधे चले जाएं। हमारे यहां तो सिग्नल तोड़ने की आदत है, सिग्नल पर खड़े रहने की आदत नहीं है। बिना ट्रैफिक पुलिस के हमारे यहां जनता कंट्रोल में नहीं आती। चैनल से जो आपको अच्छी सूचनाएं मिल रही हैं, वे सूचनाएं अपने आप में बेकार हैं जब तक कि आप उन पर बात नहीं करते, उन पर कम्युनिकेट नहीं करते, उन पर लोगों को शिरकत के लिए उद्बुद्ध नहीं करते। क्योंकि टेलीविजन सार्थक तभी होता है जब आप उस पर जो कहा गया उसमें शिरकत करें। अपने आप में कोई सार्थक भविष्य तैयार करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि 76 में अगस्त में बीबीसी लंदन ने एक प्रोग्राम किया था। बीबीसी लंदन टेलीविजन के 40 साल होने पर, और उन्होंने दर्शकों से पूछा कि आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगे। अधिकतर दर्शकों ने कहा कि बकवास थे, क्योंकि दर्शकों को समझ में नहीं आई।
कार्यक्रम समझ में आए और कार्यक्रमों को लोग ठीक से रिसीव करें। समझ में तब आएंगे जब वे बात करें, खाली वो देखेंगे मूर्ति के सामने। जैसे हम लोग पूजा करने जाते हैं ना, तो भगवान के सामने खड़े रहते हैं हाथ जोड़ के, और लगता है कि अब हाथ जोड़ के खड़े हुए तो भगवान हमारी सुन लेंगे। ओ सुनते नहीं है, सुनते नहीं है, क्योंकि बिना कर्म के भगवान भी नहीं सुनते, भाग्य भी नहीं बदलता, सूचना भी नहीं बदलती। जो सूचना मिल रही है वह तभी बदलेगी, वह तभी इफेक्टिव होगी जब आप डायलॉग करेंगे, जब आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 के बीच में उसे संप्रसारित करेंगे, फोर्स बन जाएगी। टेलीविजन का कोई विकल्प नहीं है, टेलीविजन को आप हरा नहीं सकते, लेकिन एक क्रिटिकल समुदाय को पैदा कर सकते हैं जो टेलीविजन के बारे में क्रिटिकल हो। तो उनको मालूम है कि हमारे यहां भीड़ है लोग जो देखते हैं और पड़े रहते हैं, इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा चिंतित भी नहीं होते क्या आलोचना करेंगे आप। तो टेलीविजन बदले, इसके लिए जरूरी है कि दर्शक अपना रवैया बदले, आलोचक अपने रवैये को बदले, अपने आलोचना के उपकरण बदले, अपनी भाषा बदले। टेलीविजन इज नॉट ए मीडियम, वो एक डिसिप्लिन है, वो एक अनुशासन है। जैसे एजुकेशन एक अनुशासन है, जैसे राजनीति एक अनुशासन है, इसे टेलीविजन भी एक अनुशासन है। उसे हम अनुशासन की तरह, और जब अनुशासन की तरह देखेंगे तो हमारे पास में उसमें पार्टिसिपेट करने की, शिरकत करने की अनंत संभावनाएं खुलेंगी। अनुशासन की तरह देखेंगे तो टेलीविजन के विकास मूलक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इस तरह के इस्तेमाल के भी अनेक बेहतर विकल्प खुलेंगे। यह किस पर निर्भर करता है कि पहले हम टेलीविजन को अनुशासन की तरह लें, एक डिसिप्लिन की तरह माने, और उसे पढ़ने के उपकरण जाने। फिलहाल इतना ही रखें हम लोग। शुक्रिया, थैंक यू।